एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशी चौधरी एंड मैंने इस बार रीनीट 2026 का एग्जाम दिया था एंड उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 24,460 है, जो कि मैंने अपनी रिजल्ट वाले वीडियो में शेयर कर दिया था। तो अब मैं आज जो शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ माय नीट जर्नी। जो भी अप्स एंड डाउन्स मेरी जर्नी में आए, जो भी इमोशनली या मेंटली जो भी मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे उसके बारे में, और एकेडमिकली भी। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी दैट इज़ 7th क्लास से मैं मानूंगी मेरी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि 7th क्लास में मैंने एलन ज्वाइन किया था। तो 7th क्लास में उतना कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हाई लेवल नहीं पढ़ा, लाइक ऐसे नहीं कि 7th क्लास से नीट की प्रिपरेशन में लग गए, नहीं। नॉर्मल ओलंपियाड्स वगैरह के लिए प्रिपरेशन करी 7th क्लास में। और मतलब पहले 6th में थे तो स्कूल में थी, तो उसमें क्या था, जैसे 45 स्टूडेंट्स का ही क्लास होती थी, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आना थोड़ा इजी टास्क था। अब जब 7th में आई तो एक बड़े लेवल पे कंपटीशन देखा और थोड़ा सा पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना था। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा एकेडमिकली थोड़ा सा डाउन गई थी मेरी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी नहीं, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही गई थी डाउन, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पा रही थी इतनी जल्दी, इतना मतलब थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा पढ़ना वो भी नहीं हो पा रहा था, लाइक क्योंकि पहले आदत नहीं थी, 6th तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था, 7th में आके किया, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई। फिर बहुत सारे बच्चे जैसे दिखते हैं, तो किसी का बिहेवियर कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि दूसरे को मोटिवेट करेंगे, लेकिन बहुत अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ एंड 7th 8th 9th और 10th मैंने मतलब एलन में ही कंटिन्यू किया, और 11th 12th भी मैंने एलन से ही करी। लेकिन 10th तक की मैं बात करूँ तो जर्नी थोड़ी अलग थी, और फिर 11th 12th के बाद तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो 10th तक आई वॉज गुड स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने बैच सिस्टम भी जो देखा वो एलन में ही देखा कि ओके इस तरीके से बैचेस होते हैं, और डिफरेंट बैचेस का अलग अलग गोल होता है, अलग अलग टारगेट्स होते हैं। तो वो भी चीज़ एक मेरे सामने एक नई चीज़ थी। फिर 10th हुआ, 9th एंड 10th मेरा कोविड में गया, तो 9th में तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि कोविड था, क्लासेस ऑनलाइन थी, उतना समझ में भी नहीं आ रहा था। 10th भी ऑलमोस्ट ऑनलाइन था, लास्ट में ऑफलाइन हो गया था। फिर बोर्ड दिए, 10th के बोर्ड्स दिए। अब 10th के बोर्ड्स जब हम देते हैं तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, लाइक 95+ % हम लेके आएंगे, लेकिन हमारे टाइम पे तो जो बोर्ड हुए वो टर्म 1 और टर्म 2 के फॉर्म में हुए, जिसकी वजह से जो टर्म 1 था वो MCQ बेस्ड हुआ एंड टर्म 2 जो था वो रिटर्न हुआ। तो अब जो MCQ बेस्ड था मेरे वहाँ पे मार्क्स थोड़े से कम रह गए थे इंग्लिश या SST वगैरह में, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे। और फिर लेकिन जो टर्म 2 हुआ था वहाँ पे वो मैंने सही किया था। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कम रहे वो इंग्लिश और हिंदी में रहे थे, तो जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज जो है वो 93.6 ही रह गई, 95 या 95 के ऊपर नहीं गई। तो वो भी एक थोड़ा सा डिसहार्टनिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं 95+ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद लेकिन जो एक अच्छी बात हुई मेरे 10th से 11th में जाने पे, दैट इज एक हमारा बैच लोकेशन टेस्ट हुआ, उससे हमें मतलब उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इन गिवन टाइम, एंड वहां से मेरे को स्टार बैच मिल गया मेडिकल स्ट्रीम में। 11th के मेडिकल स्ट्रीम में मेरे को स्टार बैच मिल गया, तो मैं तो बहुत खुश हुई, क्योंकि जब भी हमने बैच सिस्टम का नाम सुना तो हर किसी का टारगेट रहता था कि नहीं यार स्टार तक पहुंचना है, स्टार में जाना है। तो एक्चुअली में पता नहीं था कि वहां पे कितना प्रेशर रहता है, क्या रहता है, तो वो सब नहीं पता था, बस इतना पता था स्टार में जाना है। अब स्टार में फाइनली हो गया, तो खुश थी मैं। फिर 11th की क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट हुई, मैंने 11th में जाना शुरू किया। स्टार बैच मेरे को मिला था, तो वहाँ बच्चे थोड़े कम थे, काफ़ी कम थे एक्चुअली बाकी बैचेस से। तो फिर टीचर्स जो थे वो सब बैचेस में सेम थे, लेकिन मतलब ऐसे बैच सिस्टम डिवाइडेड था। मेडिकल में सारे टीचर्स सेम थे सारे बैचेस में, इनफैक्ट आई थिंक जो कंटेंट मिल रहा था वो भी सेम ही था। धीरे धीरे चैप्टर्स स्टार्ट हुए एंड धीरे धीरे हमारे टेस्ट भी स्टार्ट हुए। तो जब टेस्ट स्टार्ट हुए तो मेरी जो स्टार्टिंग हुई, मतलब जो सबसे पहला टेस्ट मैंने नीट पैटर्न पे दिया, उसमें मेरे कुछ 665 के आसपास मार्क्स थे आउट ऑफ 720। फिर पता नहीं क्यों दिमाग में ये बात आने लग गई कि बाकी सब बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं एंड मेरे कम हैं, मतलब मैं कहीं कंपैरिजन करने लग गई अपने आप को बाकी सब बच्चों से। तो उस चीज़ ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया। फिर मतलब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो उसमें मैंने थोड़ी और कोशिश करी, तो मेरे मार्क्स बढ़े, 685 हो गए। बट प्रॉब्लम क्या थी, मतलब मैंने जैसे टेस्ट दिया तो मैंने एनालिसिस किया ही नहीं। मैंने स्टार्ट किया था एनालिसिस करना 665 वाले मार्क्स पे, पर फिर मैंने एनालिसिस बीच में ही छोड़ दिया एंड मैंने एनालिसिस किया ही नहीं आगे। तो फिर 685 आए,
फिर मैंने शायद उस पेपर का भी एनालिसिस नहीं किया था। एंड फिर थर्ड टेस्ट हुआ एंड उसमें मेरे मार्क्स आए 659, और वो ऑलमोस्ट पूरे बैच में सबसे कम थे। एक तो बैच में बच्चे वैसे ही कम थे, और मेरे मार्क्स फिर उन सभी बच्चों में से सबसे कम थे, ये 659 वाले। तो मैंने सोचा कि अभी तो सिलेबस इतना कम है, तब मेरे 659 मार्क्स आ रहे हैं, तो जब सिलेबस ज़्यादा होता जाएगा तो फिर मेरे तो मार्क्स आएंगे ही नहीं। तो ये एक नेगेटिव थॉट था। मेरे को नहीं लगता मेरे को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। मुझे लगता है मुझे कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए था उसी ड्यूरेशन में। फिर वो जो थर्ड टेस्ट हुआ ना, उसके बाद हमारा 1 मंथ के लिए क्लासेस बंद हो गई थी। मतलब हाँ, क्योंकि हमारी एक तो हमारा बैच स्टार्ट जल्दी हुआ था, आई थिंक जनवरी में स्टार्ट हो गया था। एंड फिर उसके बाद क्लासेस बंद हो गई थी फॉर 1 मंथ। फिर उसके बाद जब वापस रिज्यूम हुई क्लासेस, आई थिंक बोर्ड का टाइम था, फिर उस टाइम बंद हो गई थी क्लासेस। फिर उसके बाद जब वापस स्टार्ट हुई क्लासेस तो मेरा बैच चेंज हो गया। मतलब स्टार से एक कुछ नए बैचेस बने थे उस टाइम, तो उसमें मेरा नाम चला गया। तो जब मैं जब गई वहाँ पे, तो मैंने देखा कि जिस बैच में मेरा नाम अब आया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन और जो इससे पहले जो बैच था उसमें जो अभी भी बच्चे थे वो मतलब पहले से मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो ऑलरेडी थे उस बैच में। लेकिन अब मेरा जो बैच था वो चेंज हो गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि क्योंकि शायद मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाई, इसीलिए मेरा बैच चेंज कर दिया। तो फिर मैंने एक्सेप्ट करी बात। भाई एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। पर फिर वो क्या हुआ ना, जैसे मैंने जो फ्रेंड्स उस बैच में बनाए थे, अब उन फ्रेंड्स ने भी मेरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया, मुझसे बात नहीं करते थे वो लोग अब। तो अब मेरा जो बैच था उसमें काफ़ी बच्चे थे, मतलब 150-100 के आसपास तो होंगे। तो फिर उसमें टेस्ट होने शुरू हुए। उसमें जो टेस्ट होने शुरू हुए तो मेरे मार्क्स जब 650 के अबव आ रहे थे, अब वो 650 के अबव भी नहीं आ रहे थे, अब वो 600 से 650 के बीच में आ रहे थे। धीरे धीरे बढ़ता गया, वर्कलोड बढ़ता गया, जिसकी वजह से अब मेरा बैकलॉग भी होने लग गया। लगभग अराउंड नवंबर के अराउंड मेरा बैकलॉग स्टार्ट हो गया था होना। नवंबर और सितंबर नवंबर के अराउंड मेरा बैकलॉग होना स्टार्ट हो गया था। तो अब बैकलॉग क्यों होने लग गया? एक तो बैकलॉग होने लग गया, ऊपर से जो ऑर्गेनिक चल रही थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। एंड कुछ मेरा पढ़ने का रूटीन भी शायद थोड़ा बिगड़ गया था। तो मतलब जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, फिर घर आके हमको खुद को पढ़ना होता है। तो मैंने क्या किया, क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ाया सर ने, बट मैंने उसको घर आके नहीं पढ़ा। अब घर आके नहीं पढ़ा तो अगले दिन जब मैं वापस क्लास में जाऊंगी तो वो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगी उस चीज़ को। तो वो एक मतलब एक नेगेटिव पॉइंट मेरी जर्नी में एक और ऐड ऑन हो गया। तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी बिगड़ने लग गई। मेरा बैकलॉग हो गया, मेरे मार्क्स भी अब कम हो गए थे, 600 से भी बिलो आ गए थे, मतलब 550 से 600 के बीच में आने लग गए थे। तो मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये मतलब मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैं एनालिसिस कर ही नहीं रही थी। तो नीट जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नीट जर्नी इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, आप टेस्ट लिखो, उसके बाद आप एनालिसिस पे भी टाइम दो, और फिर एनालिसिस करके जो भी वीक पॉइंट सामने आएंगे उनको इम्प्रूव भी करो, मतलब उन पर वर्क भी करो। तो मैंने वो किया ही नहीं। तो अब और इसके साथ साथ एक और जो ड्रॉबैक था, दैट वाज कुछ चैप्टर्स पहले हो गए, अब वो जो चैप्टर्स हो गए उनको रिवीजन भी करना होता है, मैंने वो किया ही नहीं। जब और एक बार को चलो मैंने नोट से रिवीजन किया भी, मैंने सॉल्व नहीं किए क्वेश्चंस, दोबारा से सॉल्व करने होते हैं वो क्वेश्चंस, पर मैंने नहीं किए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जब लास्ट में हमारे फुल 11th सिलेबस के टेस्ट होने लगे तो उसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतने कम ड्यूरेशन में वो सिलेबस को कंप्लीट कैसे करूं। मतलब मैं टोटली ब्लैंक थी उस टाइम पे कि मैं कैसे कंप्लीट करूं। एंड इस टाइम पे क्या है, फैमिली और फ्रेंड्स का एक सपोर्ट होता है। तो मेरे पास मेरी फैमिली का सपोर्ट पूरा था, लेकिन जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, एंड उन्होंने और डिमोटिवेट किया, डिस्करेज किया, ये कह के कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है क्या, या आप पढ़ नहीं रहे हो क्या, तो इस तरीके से। तो इस जर्नी में मुझे नहीं लगता फैमिली से ज़्यादा कोई भी फ्रेंड होता है इस जर्नी में।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वो ट्रू फ्रेंड वाले फ्रेंड्स मिलते हैं, मुझे उतने ज़्यादा नहीं मिले। पर फिर भी जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया कॉन्स्टेंटली, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। फिर इसके बाद जब 11th का एंड आने लग गया, बिल्कुल जब मतलब 11th के फुल सिलेबस टेस्ट भी आई थिंक हो गए थे, 4-5 तो हो गए थे। फिर दिसंबर का एंड था, दिसंबर 2022 का एंड था, यस। तो तब मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अभी तक तो 500 प्लस नंबर आ रहे थे, लेकिन अब मेरे 500 से भी नीचे गए नंबर। एंड आई थिंक 1 या 2 टेस्ट था जिसमें मेरे 400 समथिंग मार्क्स आए थे। एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 400 समथिंग मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था वो बहुत अच्छा स्टार्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट ने, फियर ने और मतलब नेगेटिविटी ने ये सब किया और मतलब मेरा फोकस कम कर दिया और ज़्यादा। तो फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मेरे मार्क्स 400 समथिंग कुछ आए हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी मतलब मेरे साथ डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहा है, मतलब मेरे को याद नहीं रह रहा, और एक ही पैटर्न का क्वेश्चन गलत हो रहा है। लाइक अगर मेरे को उस टाइम का जो एक क्वेश्चन याद है, दैट इज़ वो रूट का वो इंटरनल स्ट्रक्चर आता है ना, वो बना हुआ, वो पूछते हैं कि ये किसका इंटरसेक्शन है, लाइक ये रूट का है, स्टेम का है, डाइकॉट रूट का है, मोनोकॉट रूट का है। वो वाला मैंने गलत किया था, एंड वो मैं बार बार गलत कर रही थी, पता नहीं क्यों। एक तो जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि 11th क्लास का कोई भी बच्चा एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ मॉड्यूल के भरोसे रहता है। मैं भी सिर्फ मॉड्यूल के भरोसे थी, बट एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खास करके नीट के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा। बायोलॉजी की एनसीईआरटी एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और 11th क्लास के बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। वो सोचता है कि हम ये बुक कर लें, हम वो बुक कर लें, लेकिन बुक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, वो भी बहुत है। एनसीईआरटी कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो मोर देन इनफ है। फिर उसके बाद जब मेरी क्लास मतलब 11th क्लास ख़त्म हुई, उसके बाद 1 मंथ का ब्रेक था आई थिंक, एंड 1 मंथ के ब्रेक के बाद वापस 11th स्टार्ट हुई। लाइक आई थिंक जनवरी और फेब में 11th स्टार्ट हुई थी। फिर 11th का जो फर्स्ट डे था, डेट वाज ओरिएंटेशन डे। आई वाज हैप्पी कि अब 11th हो गया, अब मैं 12th को अच्छे से करूँगी, एंड मैं 12th में अपना 100% दूंगी, और जो भी 11th में ख़राब हुआ है उसे भी मतलब मैं 12th में सही करूँगी। तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि एलन में 12th के टाइम पे नीट डिवीज़न में दोबारा से 11th पढ़ा दी जाती है। तब तक नहीं पता था, मुझे लगा था मेरे को खुद ही करना पड़ेगा 11th को फिक्स। फिर ओरिएंटेशन डे आया, तो ओरिएंटेशन में मैं गई भी थी और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी एंड मतलब फुल ऑफ एनर्जी थी। लेकिन जब मैं ओरिएंटेशन से वापस आई एंड मैं फिर अगले दिन नहीं, फिर मैं शाम को मैं पढ़ने बैठी, तो अचानक से मुझे एक पैनिक अटैक आया, मतलब बहुत बुरा वाला पैनिक अटैक था, क्योंकि जो कि मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरी लाइफ में मेरे को कभी पैनिक अटैक भी आएगा। मैं फुल ऑफ फियर थी, लाइक मैं रो रही थी बिल्कुल कि मतलब मैं पता नहीं कैसे करूँगी। अभी तो 11th थी, वो भी ख़राब हो गई, अभी तो 11th और 12th दोनों को साथ में करना है, कैसे करूँगी मैं। और मैं बहुत बहुत बुरी तरीके से मैं रोई हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे को जैसे तैसे संभाला है, एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को एक ही बात बोली, दैट इज़ कि तू काउंसलिंग करवा ली। काउंसलिंग से मेंटल हेल्थ को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, तो तू काउंसलिंग करवा ले। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट थी कि मेरे को काउंसलिंग नहीं करवानी है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस बात को कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है एंड अब मैं मेंटली एक अच्छे स्टेट में नहीं हूँ। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आई थिंक 2 टेस्ट होने के बाद आई एग्रीड टू माई मदर एंड आई वेंट टू अ काउंसलर। सो फिर जब मैंने काउंसलिंग करवाई तो मेरे थॉट प्रोसेस में काफ़ी चेंज आया। मतलब ऑलमोस्ट पूरी 12th क्लास मैंने काउंसलिंग करवाई है अपनी, एंड काउंसलर ने मुझे मेंटली सपोर्ट दिया है पूरे 12th क्लास। और मेरे मार्क्स ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, उससे नहीं। मेरे मार्क्स 550
इसी रेंज में रहते थे 550, हाँ, बट कभी भी वापस से 400 में नहीं गए, ऑलवेज अबव 500। तो मेरे को एक उस बात का संतोष रहता था कि हाँ यार चलो एटलीस्ट 500 से ऊपर है, 400 में नहीं गए मेरे मार्क्स। तो वो जो दिसंबर से मतलब जो 11th का एंड से 12th के स्टार्ट वाला जो फेज़ था, वो एक बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही बुरा फेज़ था, एंड बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं मेरे को उस फेज़ ने, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, डजेंट मैटर्स, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हेल्थ है। एंड हम लोग फिजिकल हेल्थ पे तो फिर भी फोकस करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे उतना बात भी नहीं करते हैं, उतनी फोकस भी नहीं करते। मेरे ख्याल से हमें दोनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एंड एक बहुत ही मतलब एक मिसलीडिंग सा एक कंसेप्ट है कि नीट की जर्नी कर रहे हो या मतलब नीट कर रहे हो या जेई कर रहे हो तो आपको मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप अपनी किसी हॉबी को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये गलती मैंने करी। मैंने कभी भी कोई हॉबी फॉलो नहीं करी अपनी इस चीज़ के लिए, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, तो वो एक गलत बात थी, मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था। बट हाँ, एक डिटर्मिनेशन वाली बात बताती हूँ। मैंने 12th में आई डिसाइडेड, जब मतलब मेरी मदर ने मेरे को एक बात समझाई कि वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन 11th यू नीड टू लीव इट एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो जब मेरी मम्मी ने मेरे को ये बात समझाई ना, उन्होंने एक बात और बोली कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब बाद की बात है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है। एंड मैंने एक चीज़ को डिटरमाइन किया कि मैं पूरे 12th के ईयर में मैं फ़ोन में यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। मेरे पास ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थे नहीं, कोई इंस्टा की आईडी नहीं थी, कोई स्नैपचैट की आईडी नहीं थी, सिर्फ जो था वो यूट्यूब ही था। उस टाइम तक तो टेलीग्राम भी नहीं था मेरे पास, तो जो था वो यूट्यूब ही था। एंड मैंने सोच लिया मैं यूट्यूब यूज़ नहीं करूँगी इस एक साल, एंड मैंने लिटरली उस एक साल यूट्यूब बिल्कुल भी ओपन भी नहीं किया मैंने। एंड इसका ही एक मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे को जो भुगतना पड़ा, वाज मेरे को पता ही नहीं था कि नीट में 25,000 रैंक चाहिए होती है हमें सेलेक्ट होने के लिए। एंड वो मतलब मेरे को बाद में पता चला, जब मैं मतलब रिज़ल्ट आ गया एंड जब काउंसलिंग का टाइम शुरू हुआ, तब मेरे को पता चला कि 25,000 के अंदर रैंक होती है तो ये आपका सिलेक्शन होता है, वरना आपको जीएमसी नहीं मिलता। तो ये बात मेरे को नहीं पता चली, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं चलाया था। ऑब्वियसली फ़ोन चलाया होता, थोड़ा वीडियोस वगैरह देखी होती, तो ये बात पता होती है। एंड मैं ये बोलूँगी कि जिस भी फील्ड को आप चूज़ कर रहे हो ना, उस फील्ड के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए उस फील्ड के बारे में आपको। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। फिर मतलब मेरे 12th के पूरे ड्यूरेशन में मेरे मार्क्स 550 इसी के आसपास चले, 550 के आसपास ही चले। बट मेरे थॉट प्रोसेस में चेंज हो चुका था, क्योंकि मैं काउंसलिंग ले रही थी, तो मेरे थॉट प्रोसेस में चेंज हो गया था। अब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड सोचने लग गई थी हर चीज़ को ही। मैंने कभी मतलब हाँ, थोड़ा रिग्रेट होता था, थोड़ा डर होता था जब 550 मार्क्स या इसके आसपास कुछ मार्क्स आते थे, क्योंकि यही सुना था कि 600 प्लस मार्क्स चाहिए फॉर सिलेक्शन। तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव रहती थी। मतलब थोड़ा सा क्या है, एक बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो वो इतनी इजीली नहीं जाते, तो थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो जो भी काउंसलर ने मेरे को जो भी बातें बोली, चाहे अफर्मेशंस थे, चाहे वो डेली पूजा करना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना था, या मिरर वर्क एक टेक्निक होती है उसमें, वो था, तो मैंने सब कुछ फॉलो किया। एंड समवेयर इट वर्कड ऑन मी। एंड अराउंड नवंबर तक मेरी जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई थी। मेरी मेंटल स्टेट वापस अच्छी हो गई थी। तो फिर लेकिन मार्क्स अभी भी 550 प्लस माइनस समथिंग ऐसे ही चल रहे थे। तो मैंने लेकिन एफर्ट्स लगाना नहीं छोड़ा, मैंने एफर्ट्स लगाना नहीं छोड़ा। मैंने धीरे धीरे एनालाइज किया कि मतलब लैग कहाँ कर रही हूँ मैं, मतलब कहाँ मैं पीछे छूट रही हूँ। तो फिर मैंने एक बात नोटिस करी इन जनवरी, आई थिंक जनवरी 2024 में मैंने ये बात नोटिस करी कि मैं टेस्ट दे के आ रही हूँ, लेकिन मैं उस टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रही। लाइक 12th में मैंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया था मैंने उस टाइम। तो मैंने जनवरी 2024 से एक कॉपी ले ली, एंड मैंने सोचा कि अब जो भी एनालिसिस होगा इस एक कॉपी में ही होगा। एंड चाहे वो कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो या चाहे वो मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हो, उससे रिलेटेड जो भी मैं इम्पॉर्टेंट की पॉइंट लिखना चाहती हूँ
मैं वो लिख देती थी। तो मैं अगर मेरे पास अगर वो अभी कॉपी होगी ना तो मैं उसका मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह लेके और वो मैं लगा दूँगी। तो फिर उसके बाद एक जो चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, दैट इज़ जब हम 12th में आते हैं ना तो काफ़ी वर्कलोड आ जाता है, बहुत वर्कलोड आ जाता है। लाइक होमवर्क बहुत मिल रहा है, ठीक है, एंड बहुत आपको रिवीजन भी बहुत कुछ करना है, लाइक 11th का भी 12th का भी सब चीज़ का रिवीजन करना है। तो एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने अपनी जर्नी में बिल्कुल मतलब नोट की इस बात को कि जो है मुझे बैकलॉग नहीं होने देना था 11th में, मतलब 12th में। 11th में मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से मेरी पूरी 11th वेस्ट हो गई थी। पर मैंने 12th में ही डिसाइड किया था कि 12th में मैं 12th का बैकलॉग बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एंड फिर बाद में जब हमारी 12th लगभग अक्टूबर नवंबर के अराउंड ख़त्म हो गई थी तो हमें 11th भी पढ़ाई गई थी। एंड वो एक मतलब मेरे को एक वरदान की तरह मेरे को लगता है कि मेरे को वापस 11th पढ़ने को मिल गई। सो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा मैं बैकलॉग तो नहीं होने दूंगी चाहे कितना ही भी होमवर्क मिल जाए। तो कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं वैन में भी होमवर्क करते हुए जा रही हूँ सुबह। तो फिर मतलब जो जनवरी 2024 आई थिंक दिसंबर 2023 में हमारे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। लाइक कभी 11th फुल सिलेबस, कभी 12th फुल सिलेबस, कभी सिलेबस 1+2 इस तरीके से। तो काफ़ी ड्यूरेशन कम होता था उसमें, तो हमें जो डेज मिलते थे प्रिपेयर करने के लिए वो बहुत कम होते थे। तो अब फिगर आउट नहीं हो पा रहा था कि इतने कम डेज में मैं कैसे प्रिपेयर करूं। पर मैंने फिर भी मतलब कोशिश करी। मैंने ये नहीं सोचा कि पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस टेस्ट का सिलेबस, डजेंट मैटर। मैं जितना कर रही हूँ मेरे को उतना सही करके आना है, और जितना मैं कर रही हूँ उतना मेरे को क्वालिटी मतलब क्वालिटी सही चाहिए। मतलब मेरे को क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्वांटिटी से बेशक हो जाए थोड़ा सा। तो फिर मैंने ऐसे ही जनवरी में हमारे फुल सिलेबस टेस्ट हुए, तब फिर मैंने अपनी मिस्टेक एनालिसिस नोटबुक भी बना ली थी। फिर फेब में भी हुए। फिर फेब में अराउंड मिड ऑफ फेब जो है रुक गए टेस्ट होने। अब फिर हमारा बोर्ड्स का टाइम आ गया तो फिर हमने बहुत ही चिल होके मैंने तो बोर्ड्स दिए। लिटरली जितनी टेंशन मैंने 10th के बोर्ड्स में ली उससे आधी भी नहीं ली होगी मैंने 12th के बोर्ड्स में टेंशन। तो फिर मैंने बहुत चिल होके टेंशन फ्री होके बिल्कुल 12th के बोर्ड्स दिए। एंड 12th के बोर्ड्स में जो सबसे अच्छी बात हुई कि मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी। लाइक पूरा 12th निकल गया, मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। पर अब जब बोर्ड्स थे तो मैंने 12th की और 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ ली। लेकिन एक और जो पॉइंट था दैट इज़ कि मैं जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तो मैं जो प्रिपरेटरी लीव्स होती थी उनमें भी मैं 3 घंटा फिक्स कर लेती थी कि 3 घंटा मेरे को थोड़ा सा नीट का ही पढ़ना है, मेरे को बोर्ड का नहीं पढ़ना है उस टाइम पे। तो 3 आवर्स मैं जो है नीट का ही पढ़ती थी बिल्कुल फिक्स होके, और उसके बाद फिर मैं बोर्ड्स का पढ़ती थी। तो फिर मेरे ऐसे ही बोर्ड्स ख़त्म हुए। बोर्ड्स में मेरे 12th में 93.4% हैं। फिर उसके बाद हमारा आया जो मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च की मिड ऑफ मार्च के बाद से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो गए वापस से कोचिंग में। तो फिर जो टेस्ट होने लग गए उनमें मेरे मार्क्स अब बढ़ने लग गए। तो मुझे लगा कि शायद मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और अपनी मिस्टेक एनालिसिस कॉपी को बार बार जो रिवाइज़ किया शायद उस वजह से इंक्रीज़ हुए। तो जहाँ मेरे मार्क्स 600 से बिलो रहते थे और 550 और 600 के बीच में रहते थे, अब मेरे मार्क्स 600 के ऊपर जाने लग गए थे, लाइक लास्ट ऑफ मार्च एंड अप्रैल के स्टार्ट में। और ऐसे ही करते करते एक टेस्ट जो कि बिल्कुल लास्ट टेस्ट था नीट से पहले, आई थिंक इन अप्रैल ओनली, 29 और 30 अप्रैल को था। तो उस टाइम और आई थिंक इन मई, 1 या 2 मई को था। तो उसमें जो मेरे मार्क्स आए दैट वाज 669। एंड पूरे 12th होने के बाद ये मेरे पहली बार थे जो 650 क्रॉस होके 669 मार्क्स आए। और मैं बहुत खुश थी उस चीज़ के लिए। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था अपने अंदर से कि हाँ अब मैं नीट देने जाऊँगी तो आई विल स्कोर अ वेरी गुड स्कोर। तो फिर वो दिन आया 5 मई 2024, मेरा नीट का एग्ज़ाम था एंड मेरा पहला अटेम्प्ट। मैं कॉन्फिडेंट थी अपने अंदर से, थोड़ा बहुत डर लग रहा था लेकिन मैंने उस डर को ओवरकम कर लिया था। तो मेरा जो सेंटर पड़ा था फिर मैं वहाँ उसमें गई
वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स थे उस टाइम तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एज एन इन्विजिलेटर नहीं आते थे। उस टाइम जो स्कूल होता था उसी में जो एम्प्लॉयज़ होते थे वही एज एन इन्विजिलेटर आते थे। तो वो जो एक इन्विजिलेटर मैम जो हमारी क्लास में थी उनको बिल्कुल भी नहीं पता था रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। उन्हें ये नहीं पता था कि कब उन्हें टेस्ट बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, स्टूडेंट्स को देने हैं, ताकि वो अपनी OMR फिलिंग और ये सब कर सकें। जिस वजह से उन्होंने एग्जैक्ट 2 o'clock हमें टेस्ट बुकलेट्स दी, हमने उसमें से OMR निकाली एंड तब जाके एग्जैक्ट 2 o'clock हमने स्टार्ट की OMR में अपनी डिटेल्स भरना। तो अब वो डिटेल्स भरना बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, तो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो मैंने काफ़ी धीरे धीरे और आराम से उसको बबल किया वो डिटेल्स को, एंड उसमें मेरे 10 मिनट गए होंगे। हाँ, तो फिर उस टाइम क्या था, आई थिंक 3 hours 20 minutes का पेपर था 2024 में। तो मेरे 10 मिनट तो उसी में चले गए, जबकि बाकी सेंटर्स पे 150 के अराउंड दे दिया था टेस्ट बुकलेट्स। और जो रूल्स थे वो भी यही थे कि 150 के अराउंड टेस्ट बुकलेट देने हैं ताकि बच्चे जो है डिटेल्स फिल कर सकें, बट उन्होंने नहीं दिया। ऊपर से वो मेरा साइन लेने आई हैं, वो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो पे, उस पर पेन नहीं चल रहा है, तो वो मुझे ही ब्लेम कर रही हैं कि चलाओ पेन। अरे यार, इंसान क्यों नहीं चलाएगा पेन? मेरे को क्या पड़ी है कि मैं अपने फ़ोटो पे पेन नहीं चलाऊँ और सिग्नेचर नहीं करूँ? वो मेरे को ही ब्लेम कर रही हैं कि पेन चलाओ। और फिर मैंने ही उन्हें आइडिया दिया कि मैम थोड़ा सा ही इस पर आ पा रहा है, पूरा पेन इस पर नहीं चल पा रहा है, तो मैं बाकी का साइन यहाँ कर देती हूँ एंड थोड़ा सा ही उस पर आने देते हैं। मैं ही आइडिया दे रही हूँ और वो मुझे ही ब्लेम कर रही हैं हर चीज़ के लिए। तो फिर जैसे तैसे भी मैंने पेपर दिया वो, उस पेपर में फिर मैंने जब घर आके चेक किया तो मेरे को लगा कि यार मैंने फ़िज़िक्स से चेक करना शुरू किया, तो फिज़िक्स में ही ज़्यादा गलत हुए। उस साल मेरे 8 क्वेश्चंस गलत थे, इन्हें 8 और 7 क्वेश्चंस गलत थे, जिसमें से आई थिंक 5 क्वेश्चंस मेरे फिज़िक्स में ही गलत थे। एक क्वेश्चन बायोलॉजी में गलत था एंड एक क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री में गलत था, बाकी मैंने बिल्कुल सही किया हुआ था। तो जब मैं फ़िज़िक्स चेक कर रही थी तो फिज़िक्स में ही ज़्यादा गलत जाने लग गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया कि यार शायद ये मेरे फेवर में नहीं जा रहा। तो मैंने फिर मेरे भाई को और मेरे पापा को दे दिया कि आप लोग चेक करके मेरे को बता दो कि कितना है। तो फिर उन लोगों ने जब इनिशियली चेक किया था तो 640 बन रहा था, लेकिन फिर जब आई थिंक OMR आई थी, फिर उसमें मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो गए थे कुछ। मैंने तो OMR मिस्टेक करी थी, जो मेरे को लास्ट में भरने थे ना OMR में, वो मैंने भरा नहीं था। मैंने सिर्फ पेपर में टिक कर दिया था, उधर भरा नहीं था, तो जिस वजह से मेरे मार्क्स आए फाइनली 628 इन नीट 2024। 628 मेरे मार्क्स थे, 45,000 के अराउंड मेरी रैंक थी। एंड उस साल बहुत ड्रामा हुआ, बच्चे कोर्ट गए, बहुत लीक वाली चीज़ें आई, लेकिन किसी ने भी माना नहीं कि लीक हुआ, जबकि हुआ होगा, 100% हुआ होगा। और बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेट हुई, 45,000 मेरी रैंक बनी। एंड मेरे को इस रैंक पे मेरे स्टेट में भी नहीं और ऑल इंडिया में भी नहीं, कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो जब मेरे OMR में मार्क्स डिक्रीज़ होके आए थे 628 समवेयर, मैंने मम्मी को पता नहीं क्यों तभी बोल दिया था कि मेरे को ना ड्रॉप लेना है। मेरे को नहीं लगता हो रहा है ऐसे, पर कुछ इंट्यूशन होगा मेरे माइंड में, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरे को ड्रॉप लेना है। तो मम्मी ने बोला कि एकदम इनिशियली नहीं बोलते हैं, आप पहले रिज़ल्ट तो देख लो, उसके बाद डिसाइड करो। और वो मैं भी मानती हूँ, इतना जल्दीबाजी में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो फिर मैंने ड्रॉप का फिर जब रिज़ल्ट आ गया तब तो फिर मैंने ड्रॉप का ही डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगी। एंड मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, पर उसमें पर मेरे को कुछ मिला नहीं। और उसमें जो मेरी स्टेट की काउंसलिंग थी उसमें मैंने नए कॉलेजेस भरे भी नहीं थे, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला था उस साल। एंड मैंने ड्रॉप किया पूरा साल। एंड उस साल मैंने